डीडी नेशनल पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी से हमारा मतलब है इल्म यानी नॉलेज की अहमियत और उससे हासिल होने वाली समझदारी। ये एक मेटाफर है जो इल्म यानी नॉलेज को एक रोशनी के तौर पर पेश करता है, इसलिए कि इल्म की रोशनी ही हमारे जहन की तारीकी यानी अंधेरे को दूर करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इल्म की नई मशाल बनने की। हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो मशीनों के इस्तेमाल के साथ इंटेलिजेंस और इंसानी एहसास की कैपेबिलिटीज़ को मशीन के ज़रिए कॉम्प्रिहेंड करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दर हकीकत क्या है और क्या ये इल्म यानी नॉलेज की नई मशाल बन गई है, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान हमारे साथ। इस अभी हाल में जुड़ेंगी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर श्री देवी इंदु। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज में प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रीता सोनी। हम आप तीनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं, लेकिन अपने व्यूअर्स को याद दिला दें कि आपके जहन में भी कोई सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है तो आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। तो वेलकम टू द स्टूडियो। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर रमेश जी, हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, दरअसल ये है क्या? ह्यूमन की इंटेलिजेंस की बात करें तो ह्यूमन जो है जन्म के साथ ही वो उसकी पहचान शक्ति बहुत अच्छी होती है जी। मैं बात करूंगा एक छोटे बच्चे की, 3 महीने की छोटा बच्चा है, लेकिन 3 महीने की ड्यूरेशन में वो अपने माता पिता रिश्तेदारों का टच पहचानना समझना शुरू कर देता है जी। तो अगर कोई बच्चा सोया हुआ भी है और अगर कोई अनजान व्यक्ति इसको टच करता है तो उससे टच से ही एहसास हो जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसको मुझे टच करने की चेष्टा कर रहा है। वो इनसिक्योर फील करता है तो कई बार वो रोना भी शुरू कर देता है। तो मनुष्य में मतलब पहचानने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता कि क्या सही है क्या गलत है, इस समय कुछ चीजें हो रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन अच्छी तरीके से ले लेता है। अब हम चाहते हैं कि कई डिसीजन जो मनुष्य लेते हैं क्या वो डिसीजन मशीन ले सकता है? जी। आप पूछेंगे कि क्या जरूरत है? तो ऐसी कई सिचुएशन है जहां पर मतलब मनुष्य जो है बायस्ड हो जाते हैं डिसीजन लेने में कि ये मेरे बिरादरी का है जी। ये मेरा रिश्तेदार है जी। तो डिसीजन लेने में बायसनेस झलकती है। कई ऐसे मौके होते हैं जहां पे 24/7 डिसीजन लेना है, काम लेना है। मनुष्य की क्षमता है कि 8 घंटे 10 घंटे बिना मुश्किल के वो काम को कर सके, लेकिन काम उसको 24/7 करना है, मनुष्य नहीं कर सकता है जी। आप सोचिए कि कई ऐसी जगह है जहां पे मतलब अगर मनुष्य को इन्वॉल्व किया जाए तो शायद उसकी लाइफ को खतरा है जी।
मैं एक चीज बताऊंगा जो सच्ची कहानी है कि अमेरिका में एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में आग लग गई जी। तो उस आग को अगर नियंत्रित करना मनुष्य के हाथ में होता तो शायद कुछ मनुष्य का नुकसान हो गया होता। हाँ? लेकिन उस आग को रोबोट्स ने कंट्रोल किया जी। तो आप ये कहो कि एआई का मतलब है कि जो क्षमता मनुष्य की है सोचने की, डिसीजन लेने की, हाँ, वो क्या डिसीजन पावर हम मशीन में दे सकते हैं जी। जो बिना बायसनेस के, बिना थकान के, 24/7, बिना सिक्योरिटी थ्रेट के वो डिसीजन ले सके। जी। तो एआई बेसिकली का पर्पस है टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रमेश, आपने बताया कि एआई का पर्पस है टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर रीता कि जिस तरह से एक्सप्लेन किया प्रोफेसर रमेश ने, तो इससे बहुत सारे लोगों को थ्रेट भी लगता है कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी। अगर इतने अच्छे से इंसानों का काम मिमिक कर लेगा, सारा काम कर लेगा बिना थके, बिना बायस हुए, तो क्या नौकरियां उनकी चली जाएंगी? आप क्या कहेंगी इस पे? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि आज हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, जैसे आप बोले थे। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन जो है वो सोसाइटी के लिए बनाया गया है ना। तो जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, लैबोरेटरी में हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एआई हो गया, कंप्यूटर, जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हो गया, सारा जो है हम जो बना रहे हैं वो सोसाइटी के लिए है। सो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात जब हम करते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर सोसाइटी नहीं है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन नहीं है। क्योंकि जब हम चाह रहे हैं सोसाइटी, अभी फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, कोविड-19 में वैक्सीन चाहिए था हमें, है ना। हेल्थ इश्यूज आता है तो हेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, हमें फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जो भी इन्वेंट किया जा रहा है वो सोसाइटी के लिए ही करा है ना। तो एक बार हम सोचे थे कि आग हम इन्वेंट कर दिया तो सारा दुनिया को जला देगा, बट बहुत साल हम यूज करते करते हम आग को कंट्रोल करना और कहाँ यूज करना सीख लिए हैं, है ना। बाद में हमने सोचा कंप्यूटर आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ तो सब कुछ छीनने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। आज इंटरनेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, और यूएन डिक्लेरेशन भी बोलता है कि एक्सेस टू इंटरनेट हर एक इंसान का राइट होना चाहिए। इंटरनेट भी हमारा जस्ट जैसे हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा हो गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टूल है, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आके जस्ट भगवान की जगह खड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे हम यूज करने लगे, जैसे डेटा हम प्रोड्यूस करने लगे, जैसे डेटा के ऊपर हम डिपेंड करते लगे, जैसे एप्लीकेशन बनाने हम शुरू कर दिए, घर में बैठे बैठे आसान से खाना चाहिए, घर में बैठे बैठे ग्रोसरीज चाहिए, हम डिमांड करने लगे। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी हमारे डिमांड के ऊपर ही साइंटिस्ट लोग और बिजनेस एंटिटीज और कॉर्पोरेट बनाने लगे। तो ये टेक्नोलॉजी हमारा डिमांड के ऊपर, हमारा यूटिलिटी के ऊपर ही हम लोगों के मींस जो फैसिलिटीज, हमारा प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्यूशन करने के लिए आया है। बट ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन से बढ़कर जा रहा है। तो पहले हम जो ह्यूमन थे, हमारा पीछे टेक्नोलॉजी आता था तो हम आगे बढ़ते थे, हम उसका दिशा दिखाते थे। बाद में क्या होने लगा, टेक्नोलॉजी हमारे पास, हमारे साथ चलने लगा, हमारे साथ काम करने लगा। तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई, न पॉलिसी में दिक्कत आई, न सोसाइटी में दिक्कत आई। बट अब जो क्वेश्चन आ रहा है, टेक्नोलॉजी हमारा आगे चल रहा है और हम टेक्नोलॉजी के पीछे हो गए हैं। किस बात में हम पीछे हो गए? हम रेगुलेट कर पा रहे हैं क्या? उससे जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं क्या? उसका यूटिलिटी हम कैसे कर सकते हैं? उसका दिशा में कैसे हम चल सकते हैं? ये हमारा कंट्रोल में थोड़ा सा हट गया है, इसके लिए हमें थ्रेट है। बट इसको भी ह्यूमन धीरे धीरे करके कंट्रोल में लेके आ सकता है, क्योंकि आज वही बोलते हैं ना कि मशीन्स आर लर्निंग एंड ह्यूमंस आर कॉपीइंग, है ना। बट वो स्टेज भी आ जाएगा कि ह्यूमन विजडम इज ग्रेटर देन एनी अदर टेक्नोलॉजी, वो तो प्रूव होने वाला ही है। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर रमेश,
जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्म की नई मशाल, तो क्या वाकई में ये नई मशाल है? इल्म की नई मशाल है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मैं जरूर कहूँगा कि है ना। इसलिए आज आप जिस किसी से बात करो तो वो जानना चाह रहा है कि एआई है क्या। आप एआई की एप्लीकेशंस देखिए। आजकल मेडिकल कम्युनिटी एआई यूज कर रही है। आज 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि रोबोट्स डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए अवेलेबल होंगे एम्स में। अब डॉक्टर्स की उनके ऊपर ट्रेनिंग होगी जिससे कि रोबोट्स के हेल्प से वो प्रिसाइज सर्जरी कर सकें। जी, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए, हम प्रिसाइज फर्टिलाइजेशन यूज कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में फर्टिलाइजेशन यूज करना है, कहाँ यूज करना है, तो बहुत यूज हो रहा है। जी। आप फाइनेंस सेक्टर में देखिए, आप एजुकेशन सेक्टर में देखिए, तो सिक्योरिटी सेक्टर में देखिए, इन्वायरमेंटल सेक्शन में देखिए, इन्वायरमेंटल में कौन से कंपोनेंट हार्मफुल हैं और उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। आज हम स्पेस में सर्च करने की बात, स्पेस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प कर रहा है। हम सैटेलाइट इमेजेस, पहले हम किसी जगह के बारे में जानने के लिए हम वहाँ जाते थे, रॉक्स का बिहेवियर देखते थे, रॉक्स के बारे में जानते थे, फिर उसके बाद आइडिया लगा पाते थे ड्रिलिंग वगैरह करने के बाद कि यहाँ पे मिनरल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप सैटेलाइट इमेज के ऊपर एआई टेक्निक्स लगा के आप ये मालूम कर सकते हो कहाँ मिनरल्स है, कहाँ नहीं है, कहाँ वाटर बॉडीज है, कहाँ वाटर बॉडीज नहीं है। आप देखिए गूगल मैप है ना, तो गूगल मैप भी आप देखिए उसमें एआई कंपोनेंट है। तो आप आज जिस दिशा में भी देखेंगे, जितनी भी एप्लीकेशंस हो रही हैं, इवन एंटरटेनमेंट में भी एआई यूज हो रही है। तो एआई का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आजकल पढ़ाने में भी एआई यूज हो रहा है जी, कि कैसे आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। आप रिसर्च में एआई यूज करके आप अपना और इफेक्टिव रिसर्च कर सकते हैं। आप टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी में एआई की यूज हो रही है। अभी 3-4 साल पहले मुझे मालूम चला और मैंने उस स्टडी को पढ़ा भी कि एआई अब फिजिक्स के कई प्रॉब्लम्स जिसका सॉल्यूशन लाने के लिए, पाने के लिए महीनों लग जाते थे, अब एआई की हेल्प से वो सॉल्यूशन आप 1 दिन 2 दिन में आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एआई का इंपॉर्टेंस तो है जी, है ना। आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से कोई, आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, आप एक वीडियो बना सकते हो जी, है ना जी। आप मतलब आपके ऊपर कौन से पैंट शर्ट, कौन सा कलर, किस तरह का चश्मा क्या पहनना है, वो आप एआई की हेल्प से आप बिना पहले सारे चीजों को खरीद के आप जान सकते हो, हाँ, वो बता सकता है। तो एआई की इंपॉर्टेंस आज के दिन साइंटिफिक डोमेन में भी है, सोसाइटी में भी है, सोशल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी है, ई गवर्नेंस के लिए भी है, टीचिंग में भी है, रिसर्च में भी है। जी बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंस बताया अभी प्रोफेसर रमेश ने। हमारे साथ इस समय दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एस इंदु भी मौजूद हैं। इंदु जी, तो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इल्म की नई मशाल बनने की। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्म की नई मशाल है? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली अब बहुत सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जल्दी कर सकते हैं। तो उस तरीके से जैसे सर ने अभी कहा कि एवरीवेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेदर इट इज़ एंटरटेनमेंट, टीचिंग और इवन हॉस्पिटल्स में भी मोस्टली operations, for operations they are looking into
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जी। और इसमें बहुत सारे तरीके से इसको मतलब यूज़ किए जाएंगे। इवन जॉब मार्केट में भी आपको नए नए जॉब्स क्रिएट होगा और ओनली थिंग इज दैट उसके लिए ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पर हम आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। डॉक्टर रीता, जैसे कि आपने कहा कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें कि आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, और प्रोफेसर इंदु ने भी कहा कि नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी, हाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमसे आगे है, बस यही एक थ्रेट है, तो क्या सोल्यूशन आपको नज़र आता है? देखिए, पहले हमें ये सोचना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है नॉलेज क्रिएट कर रहा है। ये लोग जानते हैं कि बहुत क्विक से जो भी सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन दे देता है। जो भी हमें चाहिए जस्ट टाइप करो और हम पालेंगे उसको। बट लोगों को ये जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कोई नया नॉलेज जनरेट नहीं कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, जो अवेलेबल नॉलेज दूसरे सोर्सेस में है, उसको इंटीग्रेट करके आपको जस्ट दे रहा है, कुछ नया नॉलेज जनरेट करके नहीं दे रहा है, बट एक नया सब्जेक्ट जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आज जो है विश्वेश्वरैया का, आज इंजीनियर्स का डे है, राइट? ऐसे ही इंजीनियर आप अगर आप सर आइजैक न्यूटन को ले लेंगे और इनका फील्ड अलग है और इनका फील्ड अलग है, बट दोनों को मर्ज करेंगे और आप एआई में कुछ पूछेंगे तो दूसरा फील्ड इमर्ज होके निकलेगा। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया नॉलेज जनरेट नहीं कर रहा है, ये नॉलेज को इंटीग्रेट करके हमें एक नया सब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है? और मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, और ये नॉलेज कहां से दे रहा है? ये नॉलेज किसी और का नॉलेज जनरेट कर रहा है, कोई और पेपर लिखा होगा, किसी और गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट होगा, ये सभी जगह से उनको बिना पूछे उनका नॉलेज आप लेके आपको दे रहा है। तो इधर हम जो नॉलेज उधर से यूज कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट से हम नॉलेज क्रिएट करने के लिए हमारा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है, इट इज डेमोक्रेटाइजिंग द एक्सेस ऑफ नॉलेज, डेमोक्रेटाइज कर रहा है। क्योंकि अगर एक बुक का अगर दाम 34,000 है, जो एल्सेवियर में बेचते हैं और स्प्रिंगर में बेचते हैं, मैं नहीं ले सकती, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट करके मुझे दे सकता है ना? तो इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि ओनरशिप का क्या होगा इसमें। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नॉलेज ले रहे हैं, इसका ओनर कौन है, उनका प्रॉपर्टी राइट्स का क्या होगा, कि हम हमारे देश में प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी क्राइम हो रहा है इसको हम रेगुलेट कर सक रहे हैं, और इसको कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसका लिमिटेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कि कौन सा दिशा में करना है, इसके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसीज है। और दूसरे सेक्टर में, अब हेल्थ हो गया, सर बता रहे थे, एग्रीकल्चर हो गया, सर बता रहे थे, वो एजुकेशन हो गया, इस सेक्टर में हम यूज करते जा रहे हैं, बट कहां रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, कितना तक हम सोचेंगे, कितना तक हम, फॉर एग्जांपल बीइंग अ ट्यूटर, मैं बहुत सारे पढ़ लेती हूं, बट बीइंग अगर स्कॉलर, अगर वो कॉपी करके मुझे सारा थीसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड मुझे सबमिट करेगा, कि ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट में आएगा, तो ये इलीगल एक्ट है। तो हमें सबसे पहले पॉलिसीज के बारे में सोचना पड़ेगा और इसका रेगुलेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा, ग्लोबल इनिशिएटिव्स और ग्लोबल अलाइनमेंट हमारे साथ कैसा, हमारा देश का पॉलिसी का अलाइनमेंट है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का देखना पड़ेगा, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक सेक्टर और हर एक इंडिविजुअल जो यूज करता है उसका भी प्रोटेक्शन, और उससे उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है, इन दोनों को, इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर रीता, आपने बताया कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग विल बी अ गेम चेंजर, वो बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर रमेश, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये एआई काम कैसे करता है? देखिए, एआई के कई कंपोनेंट्स हैं। उसमें एक कंपोनेंट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जैसे कुछ रिटन डॉक्यूमेंट है या हम कुछ बोल रहे हैं, तो मशीन उनको कैसे समझे और उसके अनुसार वो कैसे डिसीजन ले, तो इस एरिया को एनएलपी देखता है जी, ये एनएलपी के अंदर आएगा। दूसरा एक एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है वो है मशीन लर्निंग जी।
मैं मशीन लर्निंग मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा आम भाषा में, जिससे कि सबको समझ में आ पाए। तीसरा है कि हम कैसे देखते हैं, ह्यूमन कैसे देखता है और कैसे एनालाइज करता है, जी। तो वो एरिया आ जाता है कंप्यूटर विजन। ठीक है, और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। और कुछ रूल बेस्ड भी होता है ना, कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे हमने कुछ रूल्स बना लिए और उनमें से कौन से बेटर हैं वो मालूम करने के लिए फिर हमने मशीन लर्निंग यूज कर ली। अब मैं आ जाता हूं मशीन लर्निंग, जो इन सबों में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मशीन लर्निंग भी मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में हमने बहुत चीजें सीखी हैं और मुझे लगता है कि 3 तरीके से हमने ब्रॉडली चीजें सीखी हैं जी। एक हमने जो सीखी है वो अपने टीचर से सीखी है, अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। जी। टीचर ने हमें बताया कि ये जो फ्रूट देख रहे हो, ये देखो लाल रंग का फ्रूट है और एलिप्सॉइड शेप है, ये बच्चे याद रखना ये एप्पल है। ये जो फ्रूट आप देख रहे हो ये येलो कलर का है, पीले कलर का है, ये लंबे से शेप में है, एलोंगेटेड शेप में है, याद रखना बच्चे ये बनाना है। तो टीचर ने बताया एग्जाम्पल से और हमने सीखा। जी। तो इस तरह की लर्निंग हमने बहुत एग्जाम्पल से सीखी है कि टीचर ने हमें बता दिया ये एप्पल है, ये बनाना है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये हाथी है, और उनकी बातें समझ के अब हम पहचानना शुरू कर दिए ये हाथी है, ये चूहा है, ये बिल्ली है। जी। इस लर्निंग को कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। तो जैसे हमने एग्जाम्पल से सीखा उसी तरीके से मशीन भी एग्जाम्पल से सीखता है। जी। मशीन को भी हम एग्जाम्पल्स देते हैं, मशीन को हम बताते हैं कि देखो ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्ली का एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है ये डॉग का एग्जाम्पल है, ये एप्पल का है, ये बनाना का है, ये ऑरेंज का है। तो बार बार जब हम उसको दिखाते हैं ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है, वो मशीन वो सीखते रहता है, देखते रहता है कब इसको एप्पल कह रहे हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके बेसिस पे वो रूल्स लर्न करता है। जैसे हमने रूल्स लर्न किए कि जब भी कोई फ्रूट नजर आएगा और वो लाल रंग का होगा, एलिप्सॉइड शेप होगा, हार्ड होगा, तो हम तुरंत कह देते हैं कि एप्पल है। तो उसी तरीके से मशीन भी एग्जाम्पल से रूल्स रन करके क्षमता अपनी बढ़ाता है जी। और फिर आप उससे क्वेश्चन करते हो तो मशीन बता पाता है कि ये किस कैटेगरी का है। जी। तो ये जो कैटेगरी है इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। दूसरी जो लर्निंग जो है वो बेसिकली कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। उसमें हम ये नहीं बताते हैं कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये बनाना है, हम कुछ बताते नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और अब आप एक टास्क है आपके सामने कि जो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे लगते हैं उनको आप एक तरफ कर दो और जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं उनको अलग रख दो। तो ये काम तो मैंने बचपन में बहुत किया जी। मेरी माताजी मुझे कहती थी कि अच्छा है तुम मेरा कुछ काम कर दो, तुम्हें 25 पैसे मिलेंगे। उन्होंने कुछ बर्तन उन्होंने सामने रख दिए और कहा कि तुम्हारा काम है कि जो एक जैसे बर्तन है उसको एक तरफ कर दो। तो हमने देखा कि अच्छा ये 2 बर्तन है एक जैसे लग रहे हैं। हमें नाम नहीं मालूम था कि ग्लास है, हमें बचपन में ये नहीं मालूम था ये प्लेट है, ये चम्मच है। हमने देखा कि एक जैसे लगते हैं, उसको कर दिया और 25 पैसे मिल गए। तो इसमें हमें यह नहीं मालूम है कि ये ऑब्जेक्ट, ये सैंपल किस कैटेगरी का है, लेकिन हम ग्रुपिंग करते हैं। जितने भी हमारे पास सैंपल्स हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं कई ग्रुप्स में और हर ग्रुप में सैंपल्स एक जैसे होने चाहिए जी। अगर 2 डिफरेंट ग्रुप है तो सैंपल्स जो है इस ग्रुप का इस ग्रुप में नहीं जा सकता है। तो ये हो गई चीज अनसुपरवाइज लर्निंग। एक तीसरी लर्निंग भी हम जिंदगी में आम जनता जिन्होंने कंप्यूटर साइंस कोर्स किया है नहीं किया है, लेकिन वो भी फिलॉसफी हम यूज करते हैं जिंदगी में। वो आप देखिए कैसे
आप अपने घर में किसी पेट को लेके आए, अभी वो आपकी बातें नहीं समझता है, आप इशारे इशारे में कई चीज़ समझाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब मैं ऐसा कहूँ तो वो ऐसा करे, जब मैं ये कहूँ वो बैठ जाए, जब मैं ऐसा कहूँ तो वो मतलब दरवाजे के पास चला जाए या अपने दूसरी जगह चल जाए, मैं कुछ रखूँ तो खाने के लिए आए, नहीं तो नहीं आए। तो शुरू में जो पेट है उसको तो कुछ नहीं मालूम है जी। आपने कुछ कहा और वैसा उसने नहीं किया, तो आपने डांट से, प्यार से, किसी तरीके से उसको सिखाया। और जनरली हम डांटते ही हैं कि जैसा मैंने कहा वैसा नहीं किया, तो आपने डांट लगा दी जी। तो डांट लगाई तो उसको समझ में आ गया कि नहीं नहीं, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा मैंने नहीं किया है। और फिर जैसा वो चाहता है वैसा उन्होंने कर दिया, पेट ने कर दिया, तो आप उसको कुछ रिवॉर्ड दे देते हो, आप उसको कुछ अच्छा खाना दे देते हो, तो सब समझ में बात आ जाती है, अच्छा जब इस तरह के इंस्ट्रक्शन हो तो मुझे ये करना है। तो ये फिलॉसफी क्या है कि गलती से सीखना जी। कि आपको कुछ कहा, वैसा नहीं हुआ तो आपने पेनल्टी लगाई, अगर सामने वाले ने वैसा कर दिया तो आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया। तो इसमें ये होता है कि आप ऐसी थ्योरी बनाओ कि वो लर्न कर सके इन्वायरमेंट के हिसाब से कि अच्छा डिसीजन ले तो उसको रिवॉर्ड मिले, गलत डिसीजन ले तो उसको पेनल्टी हो जी। और उसके बेसिस पे वो इन्वायरमेंट से सीखे। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आम जनता के सामने बताना चाहूंगा जिससे वो समझें कि ये कोई नई चीज नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि एक कमरा है और उस कमरे में बच्चा अकेला है और लेटा हुआ है और ठंड है और कमरे में एक जगह कोने में आंच जल रही है, आग की आंच चल रही है। बच्चे की नींद खुली और वो टहलने लगा और टहलते टहलते वो एक दिशा में जब आग वाली दिशा में पहुंच रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, वो इस दिशा में जा रहा है, उसको और अच्छा लग रहा है। जब वो एक और दूरी तक जाके उसने उस आग को टच कर लिया, अब वो उसे मतलब उसका हाथ जल गया जी। अब वो जिंदगी भर उसको याद रहा कि नहीं कि किस समय तक उसको जाना है, किस समय के बाद उसको अपने को पीछे करना है जी। तो अपनी गलतियों से सीखना और अगर कुछ अच्छा हो गया है तो उससे रिवॉर्ड मिलना, इसके बेसिस पे जो थ्योरी है उसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बेसिकली मशीन लर्निंग या एआई में जो लर्निंग हो रही है वो बेसिकली इन तीन चीज की थ्योरी से ही यूज हो रही है। या तो सुपरवाइज लर्निंग यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल से लर्न कर रहे हैं, या अनसुपरवाइज लर्निंग यूज कर रहे हैं, या रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहे हैं और उसके हिसाब से सिस्टम को और इंटेलिजेंट बना रहे हैं। जिस तरह से डिसीजन ह्यूमन ले सकता है उस तरह से मशीन भी आज के दिन क्षमता उनकी बढ़ गई है कि वो मशीन ह्यूमन की तरह डिसीजन लेने में सक्षम है। जी। तो प्रोफेसर इंदु, अब आपसे समझना चाहेंगे कि ये तो हमने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, लेकिन जो लोग अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि किए जा सकते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिकली डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस इज ए कोर्स which is running everywhere and it can be in different levels from diploma level or degree level or even research level also. So that can be उसको कंसिडर किया जा सकता है कि एलिमेंट्री लेवल से हायर तक उसमें आ सकता है। उसके बावजूद जैसे अभी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बाद में जैसे अभी अलेक्सा है इस तरीके से डिवाइसेस आने लग जाता है, तो डिवाइसेस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड में उस तरीके से ट्रेनिंग भी उसको मतलब रिपेयर किया जाए, उस तरीके से कोर्सेस भी करा जा सकते हैं इन लोअर लेवल। दूसरी चीज़ जो है अब चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई और ये सब चीज़ें आ रहे हैं, उसको भी कोडिंग करने की तरीका जिस तरीके से हो सकता है और कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे सर ने कहा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक्स भी समझकर जिस तरीके से ये सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, समझकर उसका कोडिंग बेटर करने के लिए भी किया जा सकता है।
तो काफ़ी सारे कोर्सेस अभी बेसिकली डेटा साइंस हैज़ ऑलरेडी कम, देन कोडिंग में पाइथन, इस तरीके से कोडिंग भी हो सकता है। फिर डिवाइसेस जब आ जाएगा उसके लिए भी कोर्सेस मतलब कर सकते हैं डिप्लोमा। जी बिल्कुल प्रोफेसर इंदु, तो आपने बताया कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर रीता, अब आपसे समझना चाहेंगे कि हम यहाँ पर सोशल इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, लेकिन ये भी देखा गया है कि ये डेटा कैसे इकट्ठे करता है। बहुत कई बार देखा गया है कि आपने कोई एक इन्फॉर्मेशन सर्च की या आपने कुछ बोला, आजकल बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आपकी बात को रिकॉर्ड भी करते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंसेस, जैसे सर बोल रहे थे, मैडम बोल रहे थे, तो ये सारे डेटा सेंट्रिक टेक्नोलॉजी है। डेटा के बिना ये टेक्नोलॉजी काम ही नहीं कर सकते। हम ये टेक्नोलॉजी कैसे लेके आए, ये टेक्नोलॉजी कुछ नया नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया, ये टूल है। जैसे कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर रिलेटेड इसमें ये टूल है, ठीक है। तो ये सारे डेटा सेंट्रिक टेक्नोलॉजी है। और डेटा आजकल का अगर दुनिया देखेंगे आप, इट्स अ डेटा इकोनॉमी, है ना। तो पहले सोचते थे डेटा जो है बहुत एसेंशियल है ना, बहुत एसेंशियल है, जस्ट लाइक अ सनशाइन, सबके लिए चाहिए। और आज ऐसा बोलते हैं कि डेटा इज जस्ट लाइक अ वाटर, है ना, इट्स बहुत एसेंशियल फॉर लाइफ। और इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप लेके सब कुछ डिफाइन करता है। तो ये डेटा को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है। तो हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि इंडिविजुअल डेटा, है ना, पर्सनल डेटा, एक इंसान अगर उसके नॉलेज ही नहीं है कोई भी, क्योंकि आज हम एजुकेशन मींस फॉर्मल एजुकेशन करके हम डिफाइन नहीं कर सकते, टेक्नो एजुकेटर करके बोलते हैं। इवन जिसको स्कूल का ज्ञान नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो भी मोबाइल कैसे पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल यूज करके कैसे हम ब्राउज कर सकते हैं, उन लोगों को नॉलेज है। बट उन लोगों को इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको पता नहीं है ना। तो जो भी कोई हमारा डेटा पूछेगा कि कल आपको सिनेमा टिकट मिल रहा है, तो आप आपका डेटा फिल कर दीजिए आराम से। इवन फॉर्मल एजुकेटेड लोग भी हम करते हैं कि हम फिल करके उन लोगों को दे देते हैं कि कल हमें फ्री में सिनेमा टिकट मिलेगा, है ना। तो इंडिविजुअल मेंबर से लेके इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी से लेके बड़े से बड़े देश का इलेक्शन भी हैक कर सकता है ये डेटा सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज। आपको अभी देखा होगा, अमेरिकन इलेक्शन को देखा होगा, अभी नेपाल में जो हुआ है, सोशल मीडिया को बॉयकॉट किया गया, उसको आप देखा होगा। हमारे देश में बहुत सारे इंसिडेंट आप देखे होंगे, डीप फेक देखे होंगे। और इसके लिए हमें देश में बहुत सारे एथिकल और मॉरल एजुकेशन जरूरी है। हर इंडिविजुअल को, हर कंपनी को, हर देश का एक एक इंसान को भी मॉरल और एथिक्स का मैं बात कर रही हूं। बाद में हम बात करेंगे लॉ का, है ना। बट हर टेक्नोलॉजी, ये पहले कंप्यूटर आ गया था, इंटरनेट आ गया था, बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, एज कंप्यूटिंग, आज हम बोल रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग। हर एक के लिए हम हर एक टेक्नोलॉजी के लिए लॉ तो देश में नहीं बना सकते, बट ये एक लॉ बना के उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका सारा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक इसमें आए। क्योंकि थेफ्ट मीन्स थेफ्ट ही है ना, ऑनलाइन में होता है, ऑफलाइन में होता है। मर्डर मीन्स मर्डर है, वो ऑनलाइन में भी हो सकता है, ऑफलाइन में भी हो सकता है, यही है ना। तो हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डीप साइंसेस और सर बता रहे थे मशीन लर्निंग, ये सारा डिफरेंट टूल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी करके हम बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोलना चाहिए, गूगल ड्राइविंग कार, सभी बोल रहे हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार, है ना। अभी तक हमारे देश में आया नहीं है, बाहर का देश में वो लोग ट्राई कर रहे हैं। बट ये सेल्फ लर्निंग कार, जैसे सर बोल रहे थे, कैसे सीखता है वो, हम लोग जैसे उसको सिखाएंगे, दिखा के सिखाएंगे कि ये कुत्ता है तो वो सीखेगा, ये छोटा सा बच्चा है, इसका उम्र इतना है, इसका हाइट है, वो सीखेगा, ये बूढ़े बुजुर्ग है, वो सीखेगा, है ना। बट वही कार ड्राइवर के बिना अकेला चलता रहेगा। सोच लीजिए, इधर 3 छोटे बच्चे आ रहे हैं, इधर 2 बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, इधर 3 कुत्ते आ गए, तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे डिसीजन लेगा, किसको मारेगा, बच्चे को मारेगा या कुत्ते को मारेगा या बड़े लोगों को जाके मारेगा, ये एथिकल डिसीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे ले सकता है? ये ह्यूमन को ही पॉसिबल है ना, बट हम मशीन को ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे देश में ये रिसर्च हो चुका है, MIT लैब, मीडिया लैब में ये ऑलरेडी मींस ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया था, और बहुत सारे देश में डिसीजन ऐसा था कि वो इंसान को मारने के बजाय कुत्ते को जाके मारेगा, ठीक है, छोटे बच्चे को मारने के बजाय दो बड़े लोगों को, ओल्ड एज वालों को मारेगा, है ना। और बहुत सारे, फ्रांस आप पर्टिकुलरली देख लीजिए, उधर इधर मेन भी दिया है, बच्चे भी दिए हैं, बट फ्रांस में क्या दिखाई दिया कि वे वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन आर मींस जेंडर इंक्लूसिव। सो अब अगर ये सारा एग्जाम्पल आप देखते जाएंगे तो हमें ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम ये मशीन को, जो भी हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम है, मशीन को टीच करते जा रहे हैं। मशीन को टीच कर, कैस्टिज्म हमें नहीं चाहिए, हम टीच कर रहे हैं। हम टर्बन में ओरिएंटेड इमोजी है, उसको हम टीच कर रहे हैं। रेसिज्म है, कलर ऑफ द स्किन, हम मशीन को टीच कर रहे हैं। कौन पुअर है, कौन रिच है, हम टीच कर रहे हैं। तो सोसाइटी जब हमें अपॉर्चुनिटी दिया था, है ना, कि सबके लिए एक सोसाइटी बनाइए, IT कॉन्फ़िगरेशन करके आप सबके लिए, अब क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत भरोसा करती हूँ, वो भी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो संविधान में भी उतना नहीं दिया था हमें हक, उतना इन्होंने मींस ये टेक्नोलॉजी ने दिया था, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस, किसी को भी कभी भी आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है। बट हम जो ह्यूमन बयास सर सबसे पहले बोल रहे थे, हमारा माइंडसेट, क्योंकि इधर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज ऊपर से आके गिरा नहीं है हमारे बीच में, ये हम बना रहे हैं। हम ही लोग, हमारा, अगर मैं किसी को हेट करती हूँ, मैं मशीन में हेटरेडनेस डाल देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई फाइनली वो कोड जो बनाने वाला है आदमी है, इंसान है, उसको जो भी प्रॉब्लम है, उसका अच्छा बुराई वो कोड में रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सावधान होना पड़ेगा, कि सरकार को भी सावधान होना पड़ेगा, इंडिविजुअल यूजर को, कंपनीज को, बिजनेस एंटिटीज को। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, बट उसको कैसे हम यूज करें, उसको कैसे रेगुलेट करें, उसका स्टैंडर्ड कैसे बनाए हम, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोफेसर रमेश, आपसे समझना चाहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, अगर ये तो हमने डिस्कस किया कि किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके बाद अगर हम बात करेंगे जॉब्स की, तो किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के बाद? देखिए, कई लेवल्स हैं। पहले मैं शुरुआत उस क्वेश्चन से करूंगा जो आपने पूछा था, क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। तो उसको पहले से थोड़ा सा और क्लियर कर लें कि आजकल बहुत सारी इंस्टीट्यूट 3 महीने का कोर्स करा रही है, 6 महीने का कोर्स करा रही है, कोई 1.5 साल का भी कोर्स करा रही है, कोई 2 साल का भी कोर्स करा रही है, कोई 4 साल का भी कोर्स करा रही है। तो कंटेंट तो लेवल डिफरेंट है ना जी। तो अगर आपने 3 महीने में जो चीज सीखी है, इसका मतलब आपने बहुत लिमिटेड चीज सीखी है। तो एक पर्टिकुलर आप एक पहलू को आप समझ पाए हो, सारे पहलू को आप नहीं समझ पाए हो जी। तो जब अगर आप एक पहलू को समझ पाएंगे तो आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, या कोडिंग करने की कैपेबिलिटी, या सॉल्यूशन देने की जो कैपेबिलिटी है, वो लिमिटेड होगी। जिन्होंने 4 साल का कोर्स वर्क किया है, उसको सारे डिफरेंट कोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें डिसीजन लेने की, कोडिंग करने की, हर तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपके डिफरेंट तरह के लेवल्स होंगे। तो अभी जो ट्रेंड मैं देख रहा हूं, एक तो है कि जो हमारे नए बच्चे हैं वो बीटेक कर रहे हैं जी। या कुछ बच्चे हैं BCA कर रहे हैं, उसके बाद MCA कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो पहले साइंस कोर्सेज कर रहे हैं, उसके बाद MCA कर रहे हैं। ऐसे भी हैं कुछ बच्चे जिन्होंने किया हुआ है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लेकिन उन्होंने 1 साल का कोर्स डाटा एनालिटिक्स में कर रहे हैं। तो अब ये 1 साल का जो काम, 1 साल वाला जो कोर्स कर रहे हैं, उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो उसी हिसाब से मिलेगी। हाँ, फायदा होगा,
फायदा ये होगा कि कॉमर्स में जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके जो डिफरेंट तरह के डाटाज हैं उसको एनालाइज करने की उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स का कोई है उसकी उनको भी काफ़ी डाटा एनालाइज करना होता है, तो उनको अपना इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड अच्छा है और उन्होंने डाटा एनालिसिस की टेक्निक सीख ली है, तो उसको डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी और उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन कोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 1 साल का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 1.5 साल के कोर्स करने वाले लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं जा पाएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाने के लिए उनको अच्छी एक नॉलेज बनानी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की। उसमें सिर्फ मशीन लर्निंग बात नहीं आ जाती है, एआई से बात नहीं आती है, उसके अलावा भी और कंप्यूटर साइंस के ऐसे कई कंपोनेंट हैं, जैसे डाटा स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द गोल एंड व्हाट इज योर मतलब आपने कैसा कोर्स किया हुआ है, अपॉर्चुनिटी उसके हिसाब से मिलेगी जी। हाँ, रही बात कहां कहां जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो डाटा एनालिटिक्स मुझे लगता है ये आने वाले 100 साल में भी डाटा एनालिटिक्स की इंपॉर्टेंस रहेगी। ये मैं जरूर मान सकता हूं। अभी डाटा एनालिटिक्स की पेइंग कैपेसिटी शायद ज्यादा हो, विथ टाइम धीरे धीरे कम हो जाए, लेकिन डाटा एनालिटिक्स हमेशा एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जी। और उसका रीजन ये है कि बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि उनका बिजनेस में ग्रोथ हो, उनकी सेल इंप्रूव हो, उनके लॉसेस कम हो, तो वो एआई टेक्निक्स यूज करके आप देखना चाहेंगे कि मैं कस्टमर को क्या ऑफर करूं कि कस्टमर की बाइंग जो कैपेसिटी है बढ़े, बाइंग बिहेवियर है वो बढ़े, और जहां जहां लॉस, जो कहां लॉस हो रहा है उसको वो लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगा। तो आप देखो बिजनेस एनालिटिक्स में है, काफी इंपॉर्टेंस है जी। फाइनेंशियल कंप्यूटेशनल फाइनेंस एक एरिया है, तो जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, इकोनॉमिक्स का है, उसने सीख लिया तो ये भी कि शेयर में कहां पे शेयर में प्राइस लगा, किस में इन्वेस्टमेंट करें, कितना कंपोनेंट हम मतलब, तो इसमें भी काफी एरिया है। फिर आपके साइंस इज अ ब्रॉड, साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप बात करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट साइंस, बायोलॉजी, यू कैन से बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, आप इंजीनियरिंग की बात करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हर जगह एआई के हेल्प से हम चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिविल इंजीनियरिंग एरिया में इंप्रूवमेंट चाहता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो डेवलप कर रहे हैं उसमें जो मशीन है वो इंप्रूव, हाई एफिशिएंट मशीन बनाना चाहता है, तो उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम वो एआई का कोर्स अच्छी तरीके से कर ले तो उसको एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में वहां भी काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं कि एक कोर एरिया है, जिस एरिया में आप जाना चाह रहे हो वो एरिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है जी, सिविल है, मैकेनिकल है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग है, फैशन डिजाइन है, तो उसमें आप अच्छे रहो और साथ में एआई से रिलेटेड कोर्स करके उसका आप और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ जी। और फिर बात आ गई मेन कि आपने फुल फ्लैश कोर्स आपने एआई में किया हुआ है, बीटेक, एमटेक है ना, या डाटा एनालिटिक्स में किया हुआ है, तो ऐसे बच्चों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी जी। पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती थी कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो सॉफ्टवेयर फ्यूचर में ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टेस्ट केसेस बनाने पड़ते थे। लेकिन अब वो टेस्ट केसेस बनाना, टेस्टिंग करना काम अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नहीं रह गया, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से
वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकता है। बिल्कुल प्रोफेसर रमेश, तो आपने बताया कि कैसे हर फील्ड में एडवांटेज एआई का लिया जा सकता है और सीखा जा सकता है, सीख के आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोफेसर इंदु, आपसे समझना चाहेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस जैसे अभी सर ने कहा है कि ये 100 साल उसके बाद भी रहने की है, क्योंकि हर फील्ड में हमारा एनालिटिक्स विल बी कमिंग इनटू पिक्चर। देयरफॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प अस टू डू थिंग्स इन ए बेटर वे जी। लाइक अभी आप कह रहे थे कि जैसे गाड़ी चलाने में अगर सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहे हैं, वो इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे तरीके से व्हीकल्स रोड में है, तो उसको लर्न कराना है, करने में तो टाइम लगेगा। बट एनीवे इंडिया इज आल्सो ऑन द सेम वे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मारुति तो ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है, तो इसके लिए भी टाइम लगेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर स्कूल में से, क्योंकि अभी हमें इसका अच्छी तरह से उपयोग तब होगा अगर स्कूल में से ही इसके बारे में अवेयरनेस दे दिया जाए और स्कूल में ही ट्रेनिंग शुरू कर दिया जाए, सो दैट सब लोगों को एक वी कैन हैव ए गुड वर्कफोर्स डेवलप्ड फॉर दिस विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन दी बेटर वे। एथिकल, जैसे मैडम कह रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग which can be become unethical also. So even in the law field also, this is a very big field where we have to make correct policy, and then correct policy भी ऐसा बनाए कि without permission we will not be able to access things. So permission can be given properly. So उस तरीके से पॉलिसी भी गवर्नमेंट को बनाना है, वर्कफोर्स भी बनाना है, and so that AI will help us do better and improve our lives. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रोफेसर इंदु, डॉक्टर रीता, प्रोफेसर रमेश, आप तीनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तीनों मेहमान मौजूद थे और हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इल्म की नई मशाल बनने की। हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। दीदी, नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो।